हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान को के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है शीत युद्ध के दौरान यहाँ पे कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो ये हमको बताना है। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। तो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे दिया हुआ है अक्टूबर 1990, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1991, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1993 और डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर क्या है, अक्टूबर 1990। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर सेकंड, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के यहाँ महासचिव बताना है कौन थे। तो पहला ऑप्शन है ट्रिग्वी ली, दूसरा ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, तीसरा ऑप्शन है बान की मून और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यस, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे वो है ट्रिग्वी ली। तो ट्रिग्वी ली थे सबसे पहला जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया उनमें महासचिव जो थे वो ट्रिग्वी ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 के बीच हुआ था, 66 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 10 जनवरी 1966। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। उस समय गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस था, इसमें गोलकनाथ जो थे तो उन्होंने इनके खिलाफ में केस किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन जो है संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है ए 1976 का 42वां संविधान संशोधन, बी 2002 का 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि संविधान का जो है संशोधन मौलिक क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान के संशोधन हुआ और उसमें 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा मौलिक कर्तव्य हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन हमारे पास है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा ऑप्शन बी है स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है संचयी मत प्रणाली और ऑप्शन नंबर डी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, कैबिनेट की मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है। कैबिनेट की मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है। तो इसका हम हमारे पास ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है
राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पे कैबिनेट की मेहराब की जो आधारशिला है उन्हें प्रधानमंत्री को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन बी है राज्यपाल, तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है उप मुख्यमंत्री। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। बी जो होगा यही है राज्यपाल, जो केंद्र का अभिकर्ता इनको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है संघात्मक शासन, दूसरा है एकात्मक शासन, तीसरा है राजतंत्र और चौथा है सैनिक शासन। तो विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा संघात्मक शासन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो विकेंद्रीकरण संघात्मक शासन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? राज्यसभा के अगर सदस्य बनना चाहता है कोई तो उसके लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, यह हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती हैं? मतलब यहाँ कह रहे हैं भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती हैं उस पर। तो ऑप्शन हमारे पास है एक संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समवर्ती सूची जो है इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर दोनों इनकी जो विधायिकाएँ होती हैं वो कानून इस पर बना सकती है। जैसे शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो शिक्षा पर आप लोग जानते हैं शिक्षा पर राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं और जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची की है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती हैं। तो ऑप्शन होगा सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन क्या हो जाएगा, कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो ऑप्शन हमारे पास है भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है यहाँ पर जो है पहला दक्षेस सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो नगर निगम अगर स्थापना उसके करना है तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो उसका ऑप्शन होगा जो यहाँ पे देख लेते हैं 3 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक या 7 लाख से अधिक। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा 5 लाख से अधिक। यानी कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या चाहिए? तो 5 लाख से अधिक होना चाहिए, तब जाकर के नगर निगम की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? मतलब भारतीय नागरिकता जो संशोधन लाया गया था 1986 में, उसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको कितने वर्ष तक निवास करना होगा भारत में? तो ऑप्शन है हमारे पास ए 6 माह, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी जो नियोजन व्यवस्था है
वो किस विचारधारा पर आश्रित है? तो ऑप्शन ए है उदारवाद, बी है साम्यवाद, सी है गांधीवाद और डी है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वो किस विचारधारा पर आश्रित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी है छठी पंचवर्षीय योजना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और यह योजना 1974 से 1979 तक चली थी, 5 साल हो गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ कार्यक्रम। ये आपको ये योजना पंचवर्षीय योजना जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था उसी में इसका जो है नींव रखा गया था, गरीबी हटाओ कार्यक्रम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 72वां, तीसरा है बी ऑप्शन है 73वां, सी ऑप्शन है 74वां और डी ऑप्शन है 75वां। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ये जो 74वां ये अधिनियम लाया गया था, वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। ठीक है, यानी कि इस 1992 के जो अधिनियम था 74वां संविधान संशोधन में कहा गया कि नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 74वां संविधान संशोधन में अधिनियम 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे पास ए है मायावती, बी है BR अम्बेडकर, सी है पंडित नेहरू और डी है काशीराम। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। हम लोग जानते हैं कि जो ये BR अम्बेडकर हैं हमेशा अनुसूचित जाति जो थे उनके पक्ष में उन्होंने समर्थन दिया है। अब तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप लोग जानते हैं और ये 2022 की राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो भारत के वर्तमान में यानी 2022 में अभी राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन हमारे पास है रामनाथ कोविंद, बी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सी ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, द्रौपदी मुर्मू। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं अक्टूबर 1962 में जो है चीन ने भारत के विरुद्ध जो है लड़ाई छेड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 1962 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। वो अक्टूबर 1962 में सबसे पहले जो है लड़ाई चीन के द्वारा किया गया था हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? पहला है विश्व शांति, दूसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तीसरा है पंचशील और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं भारत कभी भी विश्व में शांति चाहता है और सबके अस्तित्व की बात करता है और शांतिपूर्ण रहना जो है वो पसंद करता है। और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में जो है पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा सही आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम लोग इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, परंपरागत सुरक्षा नीति का आधार क्या है? परंपरागत सुरक्षा नीति का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है शक्ति संतुलन, बी ऑप्शन है गठबंधन की राजनीति, सी ऑप्शन है सामूहिक सुरक्षा और डी है इनमें से सभी। तो यानी परंपरागत सुरक्षा नीति का जो आधार है वो इसमें से तीनों है, शक्ति संतुलन भी होना चाहिए, गठबंधन की राजनीति भी होती है और सामूहिक सुरक्षा, ये तीनों ही होते हैं। तो इनमें से सभी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ऑप्शन यानी कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है डी ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? यानी संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 22 द्वारा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23 द्वारा, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 33 द्वारा और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 38 द्वारा। यानी कि जो संवैधानिक अधिकार यहाँ पे बंदी व्यक्तियों को दिया गया है वो अनुच्छेद 22 द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो पहला ऑप्शन है नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक कार्यपालिका, तीसरा ऑप्शन है बहुल कार्यपालिका और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बहुल कार्यपालिका, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 27 है और लास्ट है, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है जिसको हम लोग द्वितीय सदन कहते हैं उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो द्वितीय सदन जो होता है उसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगर इसमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू।